नमस्कार। 22 ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति क्या न करवाए और क्यों न करवाए। झारखंड में विधानसभा का चुनाव आया कि नहीं, कि यहाँ पे एनडीए अलायंस के बीच खटपट की खबर आने लगी है। दोस्तों, वैसे कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। कुछ लोग मुंह फुलाए हैं, लेकिन जो लिस्ट जारी हुआ है वो कमोबेश जो हम लोग सोच रहे थे या जो राजनीतिक पंडित जो अनुमान लगा रहे थे उसी का अनुरूप हुआ है। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है अन्य दलों पर, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और देश के सभी क्षेत्रीय दल हैं, उन पर आरोप लगाती है कि सबके सब परिवारवादी पार्टी हैं। लेकिन इस बार जो अभी तक जो लिस्ट जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें परिवार का बड़े ढंग से ख्याल रखा गया है। अब देखिए, रघुवर दास तो गवर्नर बन के छत्तीसगढ़ चले गए, उड़ीसा चले गए। अब उनकी बहू को जो है इस बार टिकट दिया गया है, उनका नाम है पूर्णिमा दास साहू। इसी प्रकार से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दिया गया। हालांकि वो पहले से भी राजनीति में सक्रिय थी, वो तो कांग्रेस के टिकट पे एमपी भी बनी थी पिछली बार, 19 की मैं बात कर रहा हूं। मीरा मुंडा है, अर्जुन मुंडा की पत्नी, अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए तो उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया इस बार विधायक की, वो पोटका से चुनाव लड़ेंगी। और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका ख्याल रखा गया है। इस बार के जो ये पहली लिस्ट निकली है उसमें जो है उनका ख्याल रखा गया है। लेकिन बात दोस्तों, मैं आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट की नहीं करने वाला हूं। इसलिए नहीं करने वाला हूं क्योंकि ये तो जो पहले से जो लोगों की समझ थी और जो लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को टिकट देगी, उसी लाइन पे हुआ है। और जो लोग बड़े कि टिकट का बंटवारा कैसे होगा, तो एनडीए अलायंस ने भैया टिकट का बंटवारा कर लिया है। 10 सीट जो है वो आसू को दिया गया है। अब उनको जिनको उम्मीदवार बनाना हो वो बनाएंगे। 2 टिकट जो है वो जेडीयू को मिली है, तो जेडीयू एक तो टिकट पहले से है कि सरयू राय को दिया जाएगा और दूसरा टिकट संभवतः राजा पीटर को दिया जाएगा। और 1 सीट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की जो पार्टी, उनको भी दिया गया है। तो यहाँ पे तो सब कुछ कायदे से निपट गया। लेकिन बात आज करेंगे दोस्तों दूसरे खेमे की। दूसरा खेमा जिसको इंडिया अलायंस और जो भी नाम वो लोग अपने आप को दिया करते हैं, उनकी बात करूंगा। और मामला सिर्फ झारखंड में नहीं फंसा हुआ, महाराष्ट्र में ही फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में तो स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, उनके जो सबसे बड़बोले नेता हैं नॉटी संजय राउत, वो पानी पी करके कांग्रेस को गाली बक रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो उद्धव को गाली बक रहे हैं और वहां पे शरद पवार मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया इस बार जो है अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अर्थात उन्होंने अपनी बेटी के लिए, सुप्रिया सुले के लिए पासा फेंक दिया और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को समझा दिया है कि भैया उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मत बनाओ। और दूसरा एक और पेंच लगा दिया कि जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होगा उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो बात रही दोस्तों महाराष्ट्र की। बात हम लोग कर रहे हैं झारखंड की। अब झारखंड पे जब विस्तार से चर्चा करें उससे पहले परंपरा के अनुसार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो ये तो मेरी बात रही। अब आइए मुद्दे पे चलते हैं। दोस्तों, कल राहुल गांधी झारखंड में थे और झारखंड में ही, अर्थात झारखंड की राजधानी रांची में ही तेजस्वी यादव, लालू यादव जी के पुत्र भी थे और वो अपने पूरे सिपा सलारों के साथ में थे। लेकिन बड़ा अजीब सा कल वाकया हुआ कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिना बात किए तेजस्वी यादव से उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बचा अब 11 सीट। अब 11 सीट में आरजेडी हो, माले हो या सीपीआई हो, जिनको भी बंदर बांट करना है वो 11 सीटों में कर ले। अब इससे जो है, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य मनोज झा बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सम्मान नहीं दिया। अब सम्मान उनको कैसे नहीं दिया कि उनको टिकट बंटवारे की बैठक तक में तेजस्वी यादव को बुलाया नहीं गया।
और ये तो होना ही था। देखिए दोस्तों, कांग्रेस जहां मजबूत है वहां पर वो किसी क्षेत्रीय दल या कोई अन्य दल हो उसको जो ठेंगे पे रखती है, उससे वो बात तक करना पसंद नहीं करती है। आपको याद होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव था, अखिलेश यादव कलपते रहे, कह रहे 5-6 टिकट सीट ही दे दो, लेकिन कमलनाथ ने क्या कहा, कौन है अखिलेश। तो यही स्थिति हरियाणा में हुई, कलपते रहे वहां पे अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, एक सीट नहीं दिया, एक सीट नहीं दिया। तो वही कुछ जो यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को कांग्रेस ने समझा दिया है कि भैया ये सब छोटे छोटे पार्टियां, इनसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। और कल इसी का परिणाम हुआ कि तेजस्वी यादव रांची में रेडिसन होटल में मौजूद थे, उसी होटल में राहुल गांधी भी मौजूद थे, और उसी होटल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हेमंत सोरेन भी गए। कुछ सूत्र कहते हैं कि तेजस्वी यादव से राहुल गांधी की बात हुई थी, लेकिन अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मिलना भी उचित नहीं समझा। लोग यहां तक कह रहे हैं कि लालू के एक बड़े नजदीकी नेता हैं, वो यहां पर टिकट सिंबल लेकर के घूम रहे थे। लोगों का कहना है कि उनको जो लालू जी ने 22 टिकट का जो चुनाव जो सिंबल होता है वो देकर के भेजा था। अर्थात वो ये सोच रहे थे कि 22 कम से कम जो है उम्मीदवार हमको यहाँ पे खड़ा करने की अनुमति दी जाए। 22 ना हो तो 17, 18, 15, 10, 12 कुछ तो मिले, लेकिन इस बार उनको कुछ नहीं मिला। वैसे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि पिछली बार आरजेडी को 7 सीट इस गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने दिया था, उसमें से वो सिर्फ एक सीट वो जीत पाए और सभी सीटों पर उनकी हार हुई। तो इस बार हेमंत सोरेन इस चीज को दोहराना नहीं चाहते। हालांकि ये भी सत्य है कि पलामू इलाके में आरजेडी का ठीक ठाक वहां पर वर्चस्व है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपने बलबूते पर वहां पर चुनाव जीत ले। अब आरजेडी के नेता गिरिनाथ सिंह जी जो घूम रहे हैं अपने इलाके में, रात में जाके घूम रहे हैं, रात में कुछ लोग बोले 2-2 बजे रात तक घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा ये अंतिम चुनाव है, हमको इस बार जिता दो। अब उनको टिकट तो मिलेगी नहीं, वो आरजेडी के हैं, तो वहां पर उनको कैसे टिकट मिलेगी। या हो सकता है कि बाद में जो 4-5 सीट मिले तो उसमें से एक गिरिनाथ सिंह भी हो सकते हैं। अब कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस का लफड़ा है, जो इनके बीच का उठा पटक है, वो कहता क्या है। वो ये कहता है दोस्तों कि इस अलायंस में जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उनमें से किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। हर कोई हेमंत सोरेन के कंधे पर बैठ करके चुनाव जीतना चाहता है, हर कोई। यहां पे कांग्रेस को आप अपवाद मत समझिए, कांग्रेस का यहां पे अपना कोई वजूद है ही नहीं। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ना तो संगठन के स्तर पर और ना ही प्रभाव के स्तर पर इनका कोई वजूद यहां पर है। झारखंड में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। कहावत भी है कि अगर आपका पूंछ किसी के पैर के नीचे दबा हो तो उस पैर को सहलाना ही बेहतर होता है। तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे स्थिति वही है। उसमें बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन किसी की औकात नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ चुनाव लड़के चुनाव जीत लें, कोयलांचल के कुछ सीटों को छोड़कर, क्योंकि इनका कोई अपना वजूद है ही नहीं। जो व्यक्ति इनका चुनाव लड़ता है वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आशीर्वाद से जीतता है, या कुछ लोग अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत पाते हैं। तो लगा कि जैसे कि जो छोटे छोटे दल हैं, माले हैं, आरजेडी है, सीपीआई है, उन लोगों को तो इन्होंने भगा दिया। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि 70 सीट पे ही कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब है कि पिछली बार के तुलना में इस बार ये दोनों ही पार्टियां या तो कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, या फिर ये हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और कांग्रेस अपने सीटों में कमी करे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 19 पर सफलता मिली थी। इस बार वो उम्मीद कर रही थी कि हम 30 से 32-33 तक
हमको जो है यहाँ पे सीट मिल जाएगी। अब इसी दूसरी तरफ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार जो है वो 40 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और उसको मिल गया था 30 सीट। तो वो इस बार चाह रही थी कि हम 43 सीटों पे चुनाव लड़ें, 43-45 पर, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों में से कोई भी अपने सीटों में बढ़ोतरी नहीं कर सकती है, वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। और यहाँ पर मुझे 100% लगता है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा संभवतः 43 से 45 के बीच में कहीं पर ये सीटों पर ये चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस को हर हाल में 30 से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस, मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस बार इस स्थिति में नहीं है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंखें दिखा सके। वो आंखें झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नहीं तरेड़ सकती है, वो तरेड़ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है कि जो आरजेडी है वो क्या करेगी। पहले एक मनोज यादव का बाइट सुन लीजिए। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। अब मनोज यादव हैं, उनका आपने क्रंदन सुन ही लिया। अब बेचारे कहाँ 18 सीट पे तैयारी किए हुए थे, वो कह रहे हैं कि हम 18 सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। अरे भाई, लड़ सकते हो तो जाओ लड़ो। लालू जी इसी स्टाइल में बात किया करते थे कि नहीं है तो नहीं है, तो वैसे ही लड़ना है तो लड़ो। अगर तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है तो जाओ लड़ो। और देखिए दोस्तों, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि आरजेडी जैसी पार्टियां, जिसके सुप्रीमो लालू यादव एक वक्त में ये कहा करते थे कि मेरी लाश पर जो है झारखंड का निर्माण होगा। हालांकि वो जिंदा है, लेकिन झारखंड का निर्माण हो गया। और आज वही पार्टी, उनकी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसने हमेशा ही झारखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किया, उसके साथ में दोनों सड़ गए। तो ये भारतीय राजनीति का अजब रंग है। यहाँ पे ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है। सब का सब जो तो वक्त को ताड़ते रहते हैं। इनका कोई ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या आरजेडी, इनका कोई किसी का भी ये उद्देश्य ही नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है कि झारखंड का कुछ भला हो। इनका एक अधिकतम सीट कैसे प्राप्त किया जाए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो झारखंड विरोधी पार्टी हो, आदिवासी विरोधी पार्टी हो, कोई भी हो, बस किसी तरह से टिकट मिल जाए और टिकट मिलकर अगर चुनाव जीत लें और फिर सत्ता में भागीदारी करें। अब ये बात आपको लग रहा है कि मैं हवाई कर रहा हूं। सत्यानंद भोक्ता याद है ना, 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, उसमें सिर्फ एक सत्यानंद भोक्ता ने चुनाव जीता था। वो 5 साल मंत्री बना रहा, सिर्फ एक एमएलए आरजेडी का, और वो पूरे के पूरे 5 साल मजे में मंत्री बना रहा। ये तब स्थिति थी जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर ही पूर्ण बहुमत की स्थिति में थे। उनको किसी के सहयोग की, समर्थन की जरूरत नहीं थी। अब पता नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का उनकी कौन सी मजबूरी थी, या कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी, या फिर लालू यादव का इतना प्रभाव अभी भी झारखंड अलग होने के बाद, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी इतना प्रभाव है कि उनका एक भी विधायक अगर जीतेगा तो वो चुनाव लड़ेगा, और अगर जीत गया गलती से तो वो मंत्री बनेगा और ठीक ठाक मंत्री बनेगा। और सत्यानंद भोक्ता विचित्र है, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी वो मंत्री थे, जब हेमंत जी की सरकार बनी तब भी वो मंत्री हैं। तो ये झारखंड छोटा राज्य है,
मात्र 81 विधानसभा सीटों वाला राज्य है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे परंपरा रही है कि 5 साल के बाद में सत्ता यहाँ बदल ही जाती है। यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के हारने की बड़ी लंबी लिस्ट है। रघुवर दास याद है, उसमें शिबू सोरेन हार चुके मुख्यमंत्री रहते हुए, तमाड़ से राजा पीटर ने हरा दिया था। हेमंत सोरेन एक सीट से हार चुके हो, तो बरहेट से जीत गए, इसलिए बन गए। तो यहाँ पे मुख्यमंत्रियों के हारने की बड़ी अजीब परंपरा है। 5 साल बाद में सरकार बदलना तय है, लगता है जैसे। अब देखिए इस बार क्या होता है। इस बार लोग कह रहे हैं कि नहीं, हेमंत जी भी बड़े मजबूत स्थिति में। अब देखिए वो कितने मजबूत स्थिति में है। लेकिन अभी आज के तारीख में अगर टिकट बंटवारे को अगर पैमाना माना जाए तो एनडीए ने बाजी मार ली है। एनडीए ने बाजी मार ली है। मैं यहाँ पे जयराम महतो का नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उसका किसी से कोई समझौता नहीं है। तो वो जिसको चाहे उसको उम्मीदवार बना ले। वो पहला लिस्ट जारी करे, दूसरा लिस्ट जारी करे, तीसरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो दो गठबंधन है, एक एनडीए का, दूसरा इंडिया अलायंस का, इनके साथ जो पार्टियां हैं उनको समझाना और फिर मिल बैठ करके सामंजस्य स्थापित करके सीटों का बंटवारा कर लेना, ये बड़ी बात है। और एनडीए ने इसमें बाजी मार ली है। अब देखिए इंडिया अलायंस में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के अलायंस है, अब ये लोग किस तरह से आरजेडी के लोगों को और माले के लोगों को, अब सोचिए माले में अभी कुछ ही दिन पहले जो है मासस ने विलय किया था, अरूप की पार्टी ने। अब ये लोग किस तरह से मैनेज होते हैं, किन शर्तों पर मैनेज होते हैं, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का वजूद देश में ही नहीं, देश में तो गया ही गया, खत्म हो चुका है। झारखंड में भी वो लोग खत्म के ही स्थिति में, लेकिन कुछ पॉकेट्स में अभी भी उनका वजूद है। और अगर वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं गठबंधन से बाहर निकल के, तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बनेगा, इतना तो तय है। अब देखिए इन लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है। जब कुछ होगा तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। नमस्कार।